बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, हमारे जर्नैलों को, डिक्टेटर्स को हर दौर में कोई ना कोई सहाफ़ी मुयस्सर रहते हैं। ये एक मखसूस तादाद है और वो हमेशा से इनके साथ रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं जो हर दौर में हर डिक्टेटर को मुयस्सर रहे और वो उन्हें अच्छे मशवरे भी देते रहे और उनकी तारीफ़ें भी करते रहे और उनके बिहाफ पे वो धमकियाँ भी लगाते रहे सियासी जमातों को और सियासतदानों को। अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और पीएमएलएन को ये कहा जा रहा है कि जनाब अब आपका बोझ मज़ीद नहीं उठाया जा सकता। यानी पीएमएलएन को सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग नून का जो बोझ है या जो इनकी नालायकी है वो अब एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चक्कर देने की एक कोशिश है, क्योंकि इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वन मैन शो होता है। आसिम मुनीर इज़ एस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं है। आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि उनके मुकाबले में दूसरी तरफ जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें हटा दिया जाएगा वो पीएमएलएन है। तो ये तो एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, ये मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब बतौर एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा आगे चली जाए, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर मौजूद जर्नैलों को ये लगना शुरू हो जाए कि बेड़ा ही गर्क हो गया, इदारे का भी बेड़ा गर्क हो गया, यानी बहुत बदनामी हो गई, पूरा पाकिस्तान हमसे नाराज़ है, हमने पाकिस्तानियों को नाराज़ भी कर लिया, अपनी बहुत जो इज़्ज़त थी उसको भी हमने ख़राब किया और उसके अलावा आवाम के साथ अपना ताल्लुक़ भी हमने बहुत बुरी तरह ख़राब कर लिया, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह बर्बाद कर दी और वो केक जिसमें से सब अपना अपना हिस्सा लेकर खाते थे वो केक ही बहुत छोटा रह गया। पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई और सुकड़ के बहुत छोटी रह गई। तो उस वक्त ये होता है नॉर्मली। परवेज़ मुशर्रफ को भी शटअप कॉल मिली थी, इससे पहले और जर्नैल हैं उनको भी शटअप कॉल मिलती रही है कि जनाब बस कर दो, अब पूरा इदारा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, आपके खेल अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ टाउट्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब काम करते हैं, हमेशा से उनकी गुड बुक पे रहते हैं, वो अब पीएमएलएन को आंखें दिखाना शुरू हो गए, जनाब आपका बोझ हम नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल में बोझ पीएमएलएन का नहीं है, बोझ पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, बोझ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं थी। इस मुल्क के ऊपर जो असल बोझ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों के गलत फैसले और इक़्तिदार में रहने की जर्नैलों की ख्वाहिश है। ये है इस मुल्क के ऊपर असल बोझ, और कोई बोझ नहीं है। 78 साल से हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाया हुआ है। ये बोझ पाकिस्तान की कौम के ऊपर से उतर जाए ना तो हमारी कमर सीधी हो जाए और फिर हम बतौर कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जकड़ के रखा है। मिसाल के तौर पे ये अमार अली जान साहब ने बड़ा अच्छा डाटा पेश किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी माशी तबाही हो गई पाकिस्तान की, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, पाकिस्तान में बेरोज़गारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान में कम तरीन सरमायाकारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान के अंदर से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क को छोड़ कर जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में कोई पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस वक्त हो रही हैं उस वक्त हमारी मिलिट्री से जुड़े जो कारोबार हैं वो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ वो मुनाफे में जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। अभी रेलवे की रिपोर्ट आई मेरे पास, रेलवे खसारे में जा रहा है। अरबों रुपए का खसारा रेलवे का हो गया इस साल भी, और वो खसारा शो भी किया गया। पीआईए खसारे में जा रहा था, बेच दिया। रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान का हर इदारा, हर चीज़ खसारे में जा रही है। अगर खसारे में नहीं जा रहा तो पाकिस्तान फौज के जो कारोबार है वो खसारे में नहीं जा रहे। अमार अली जान साहब ने इसके ऊपर कुछ डाटा पेश किया। उनके फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब, मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, फौजी फाउंडेशन के असास से $6 अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए तरसता है, तड़पता है, मांगता है, कशकोल लेकर फिरता है। और पाकिस्तान के अंदर ही एक इदारा है जो फौज का झैली इदारा है, और वो अपने कारोबार में इतना आगे बढ़ गया कि $6 अरब उसके पास अब असासे हैं, इससे ज़्यादा के। जबकि 9 मजीद इदारे हैं जो फौज के ज़ेरे निगरानी चलते हैं या फौज के ही कंट्रोल में हैं, उनके असासे $1 अरब से ज़ायद है। इनकी भी एवेल्यूएशन हुई है। तो आप यहां से अंदाज़ा करें ना कि कितनी तरक्की कर रहे हैं वो तमाम इदारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं, और ये पैसा कौम को नहीं मिल रहा, इसमें कौम को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अच्छा, ये तरक्की कैसे करते हैं? ये भी एक अलग मॉडल है। यानी एक आम आदमी एक मिल या एक फैक्ट्री या एक बिज़नेस खड़ा करता है तो उसको ज़मीन की परचेज़ है, बहुत सारे और मसाइल हैं, कानूनी मुँह शगाफियाँ हैं कि इधर जाएगा इस महकमे में, फिर इधर जाएगा, फिर बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है, फिर भारी टैक्सेस पड़ते हैं, फिर उसको इंपोर्ट बिल पड़ता है, बेशुमार चीज़ें करने के बाद वो प्रोडक्शन अपनी मार्केट में लॉन्च करता है।
लेकिन अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक इदारा बनाना है तो ज़मीन उन्हें फौरी तौर पे मिल जाती है, वो एक्वायर कर लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी के उनके मसाइल नहीं है, सारी बंदूकें उनके पास हैं। फिर उनको टैक्स की एक छूट भी मिलती है, जैसे कि अभी पीआईए बेचा तो 15 साल के लिए पीआईए को टैक्स की छूट मिल गई। हालांकि पीआईए के मद्दे मुकाबिल जो बाकी एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, उन्हें टैक्स की छूट नहीं मिल रही। तो टैक्स की छूट भी मिल जाती है, सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाता है, इदारे भी तंग नहीं करते, बल्कि जिस फाइल को वो बोलते हैं फाइल लेकर जो अफसरान है वो खुद पहुंच जाते हैं, सर ये हो गया आपका काम। तो फिर कोई मुकाबला कैसे करेगा? इन्हें जो बिल आते हैं बिजली के या गैस के, वो भी इनकी मर्जी के मुताबिक आते हैं, टैक्सेस भी नहीं पड़ते, ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है रास्ते में। तो शानदार काम जो है वो ऐसे इदारे कर सकते हैं। अब ये सहूलतें बाकी इदारों को नहीं है, तो क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है तो उनके जो कारोबारी इदारे हैं वो बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आम जो पाकिस्तानी हैं उनके कारोबारी इदारों के रस्तों में रुकावट इतनी ज़्यादा होती है कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि नून लीग को आज बोझ कहा जाए, ये बोझ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाना चाहिए और ये बोझ पाकिस्तान के ऊपर से उतार देना चाहिए, वरना पाकिस्तानियों को एक दिन उतार कर फेंकना पड़ जाएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हालात ये हैं कि अब ये एक मरतबा फिर वीडियो आई, मैं देख रहा था, कंटेनर दोबारा जला दिए गए। जो माल लेकर जा रहे होते हैं कंटेनर, उन्हें रास्ते में रोकते हैं, शरपसंद उन्हें आग लगा देते हैं। इधर कश्मीर में लोगों को शरपसंद कह रहे हैं जिन्हें भूखा रखा जा रहा है, जिनकी अद्वियात रोक दी गई हैं, जिनका फ्यूल रोक दिया गया, जिनकी खुराक रोक दी गई। अजीब शरपसंद है। और उधर बलूचिस्तान में जो लोग आग लगा के चले जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं है। मारंग बलोच को, मासूम को जेल के अंदर बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोगों के लिए हकूक मांग रही है। वो ये कहती है कि अगर किसी मुजरिम को आपने पकड़ा तो आप उसको अदालत में पेश करें, आप मावराए अदालत उसका कत्ल नहीं कर सकते। आपने अगर किसी मुजरिम को पकड़ा, आप अदालत के अंदर उसको पेश करें ना, आप उसे गैर कानूनी तौर पे मावराए अदालत कत्ल करके उसकी लाश को बिगाड़ के, मसकशुदा लाश आप कैसे फेंक सकते हैं किसी इलाके में लोगों को खौफजदा करने के लिए? फिर जबरी गुमशुदगी क्या चीज़ होती है? आपने किसी को गिरफ्तार करना है, कानून के मुताबिक गिरफ्तार कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, साबित कीजिए, सजा दिलवाइए। लेकिन ये सारे काम नहीं किए जाते। अब वो ये कानून और इंसाफ के लिए खड़ी है, उसको उठा के उम्र कैद की सजा दे दी मारंग बलोच को। पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। बहरहाल बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर कंटेनर जल रहे थे और ये मनाजिर हम देख रहे थे, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं। जो रिलीफ पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए वो पाकिस्तानियों को हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी जाऊँगा ज़रा आज़ाद कश्मीर के मामले पर भी, जो बीबीसी ने उनकी रिपोर्ट की, बीबीसी को जो है वो अब दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट क्यों की। देखें, बीबीसी से बहुत सारे इख्तलाफात भी रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग के अंदर हमें बाद औक़ात लगता था कि बीबीसी ये वाली रिपोर्टिंग जो है वो एक एजेंडे के तहत कर रहा है, ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पे तो सबूत सबके सामने हैं। ये वाली जो कवरेज है इसमें तो सबूत सबके सामने है। और बीबीसी एक ऐसा इदारा नहीं है कि आप उसकी हर चीज़ के ऊपर ही तनकीद करें। बाद औक़ात वो एंगलिंग कर सकते हैं स्टोरी की, यानी ऐसा नहीं है कि सारी स्टोरी झूठी है। जब कभी बीबीसी से इख्तलाफ भी हुआ तो एंगलिंग के ऊपर हो जाता है, स्टोरी झूठी या हकायक गलत, वो ऐसा नहीं करते, वरना आप केस करके उनके ऊपर मुकदमा जीत लें। अब बीबीसी से जनाब माफ़ी मंगवाई जाए, मंगवाओ माफ़ी। बल्कि बीबीसी को चाहिए कि वो माफ़ी ना सिर्फ मांगे बल्कि 9 मई की मजम्मत भी करे और साथ में बीबीसी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाए और पाक फौज के साथ अपनी हमायत की यकीन दहानी भी करवाए, तब बीबीसी का गुनाह माफ़ होगा। पाकिस्तान में तो यही ट्रेंड है। पाकिस्तानियों के साथ तो ये करते हैं। रज़ी ताहिर साहब को पकड़ा हुआ, उन्हें बंद किया हुआ है। पहले 2 दिन का रिमांड दिया गया था, अब दोबारा वो गए अदालत में जाकर, उन्होंने कहा जनाब इनका 3 दिन का और रिमांड दे दें, हमने कुछ और सबूत इकट्ठे करने। और फिर 3 दिन के लिए उनको पकड़ के रिमांड दे दिया जज साहब ने। यानी जर्नलिज्म पाकिस्तान में इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि आपने खबर दी, अब वो कहते हैं जी हमने खबर का सोर्स पता करना है कि ये खबर आपने कहाँ से दी। और एक्चुअली जो मुझे अंदाज़ा है, मेरी रज़ी ताहिर साहब से अभी तक बात नहीं हो पाई। बात होती तो शायद मैं आपको और क्लैरिटी के साथ बता देता। ये जो उन्होंने खबर दी थी ना कि इमरान खान से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुलाकात, मेरे ख्याल में ये वाली जो एक खबर है ये वजह बनी रज़ी ताहिर साहब के ऊपर ये सारा अटैक होने की। उसके बाद ये मुकदमा तेज़ी से हो रहे थे, उनके बाद गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही थी, फिर बिलाखिर रज़ी ताहिर को गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे ख्याल में सिस्टम जानना चाहता है जनाब ये खबर बाहर कहाँ से निकली। बहरहाल देखते हैं, खबर तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। आज आप छुपा लेंगे तो कल निकल आएगी। नाज़रीन, आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जब जंग शुरू हुई थी जो कीमतें उस वक्त थीं आज उससे भी कम हो गई हैं। यानी आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड कमी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत
और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये फ़ायदा पाकिस्तानियों को देने के लिए बिल्कुल कतई तौर पे तैयार नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जितने दिन और गुजर जाएं, जितना पेट्रोल और बिक जाए, फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर जितना पैसा हम आवाम की जेबों से नचोड़ सकते हैं, हम वो पैसा आवाम की जेबों से नचोड़ लें। देखिए ना, आसान तरीका है। लोगों ने पेट्रोल तो ख़रीदना ही ख़रीदना है, लोगों ने ट्रैवल करना है, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने बैरून शहर ट्रैवल करना है, किसी ने अपने सूबे से बाहर ट्रैवल करना है, तो वो पेट्रोल तो खर्च करना पड़ेगा लोगों को। डीजल और पेट्रोल लगता है। अब इसकी कीमत जितने दिन आप बढ़ा के रखेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप आवाम की जेबों से निकाल पाएंगे। तो ये तो एक एक दिन की भी कोशिश करते हैं कि जितना आवाम को नचोड़ सकें ये नचोड़ लें। बहरहाल इस वक्त आलमी मंडी में तेल टके टोकरी हो गया और पाकिस्तान के अंदर ये कीमत कम करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आवाम को रिलीफ मिल जाता है फौरी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिल रहा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा और कमी ये वो नेचुरल फैक्टर नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है। वो नेचुरल फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, ये लेवीज़ हैं, इजाफी टैक्सेस हैं। ये जो इजाफी लेवी लगाई गई है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, ये वो आपकी जेब के ऊपर बोझ आ रहा है। और इसी तरह से जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं बिजली के अंदर, मैंने आपको उस दिन पढ़ के सुनाया कि दर्जन के करीब टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं। और मैं टैक्सेस पढ़ता जा रहा था और हैरान होता जा रहा था कि किस किस किस्म के टैक्सेस इन्होंने पाकिस्तान में बिजली के ऊपर लगा दिए हैं। गैस के ऊपर इन्होंने कीमत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। पहले तो एक यूनिट की कीमत 4 गुना कर दी, फिर एक नया उसूल लागू कर दिया कि आप इस्तेमाल करेंगे 1 यूनिट और आप 4 यूनिट के पैसे देंगे। यानी मिसाल के तौर पे पहले 1 रुपये का जो यूनिट था वो अब 4 रुपये का है। 1 रुपये वाला यूनिट 4 रुपये का हो गया। और अगर आप 4 रुपये की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो बिल देना पड़ेगा वो 16 रुपये है। अंदाज़ा करें आप, 1 रुपये वाली बिजली आज आपको 16 रुपये की मिलती है। ये इन्होंने डबल वारदात आपके साथ की है पाकिस्तानियों के साथ। बहरहाल नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जूं की तू है। वहाँ के लोग बार बार कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मसले का कोई हल निकालें, लेकिन हल निकालने में कोई संजीदा नहीं है। बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउट्स के ज़रिए से ये खबर बाकायदा पहुँचा दी है कि कुछ भी हो जाए अब वो पीछे नहीं हटेंगे और वो कुचल देंगे इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे। देखें, मुझे अभी भी खदशा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट एक मरतबा फिर गलत है। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, बुशरा बीबी के बारे में इनकी असेसमेंट गलत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इनकी असेसमेंट बिल्कुल ही गलत थी। इन्हें लगा मारेंगे कुटेंगे लोग अपना रवैया बदल देंगे, मारेंगे कुटेंगे तो लोग अपनी सोच बदल देंगे और हम बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो तो इनसे हुआ नहीं। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट थी 2-4 दिन में टूट जाएगा। इमरान खान 3 साल से जेल में पड़ा है, बदतरीन तशद्दुद करके देख लिया, ज़हनी टॉर्चर करके देख लिया, बहुत बुरे हालात में इमरान खान को रख के देख लिया, टके का फ़ायदा नहीं हुआ। आसिम मुनीर साहब अपनी ताकत के ज़ोर से, अपनी बंदूक के ज़ोर से, पूरी फोर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद जो लोग नहीं टूटते थे उनको नहीं तोड़ पाए। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उन्होंने रेजिलियंस की एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आप तैयबा राजा साहिबा को देख लें, आप आलिया हमजा साहिबा को देख लें, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने क्या कहा था। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। और उन्होंने अपना वादा या अपना दावा सच साबित करके दिखाया। आप सनम जावेद को और फलक जावेद को देख लें, क्या ये ख़वातीन, इनको तोड़ा जा सका। आप वो भुट्टा साहिबा को देख लें, उनको तोड़ा जा सका। बेशुमार और ख़वातीन हैं, क्या किसी एक खातून को भी तोड़ा जा सका या किसी एक खातून को भी ये इमरान खान से दूर ले जा सके। जिन्होंने टूटना था या छोड़ना था उन्होंने बगैर किसी तशद्दुद के ही छोड़ दिया था। लेकिन तशद्दुद ऐसा टूल नहीं है जिससे आप ख़वातीन को तोड़ें। आप ना तो यास्मीन राशिद को तोड़ पाएंगे, जो बाकी ख़वातीन मैंने नाम लिया आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। ये तो पॉलिटिकल ख़वातीन है ना। आप मारंग बलोच को उल्टे लटक जाएं, आप नहीं तोड़ पाएंगे। आप ईमान मजारी को आप 10 दफ़ा दोबारा मर के पैदा हो जाए, आप ईमान मजारी को नहीं तोड़ पाएंगे, आपसे ये होगा ही नहीं। ये ख़वातीन भारी पड़ गई हैं बंदूक वालों को, और बंदूक वालों के सामने जो सबसे ज़्यादा डटकर और ताकत के साथ इस दफ़ा हमने खड़े हुए देखा, वो हमने एक मरतबा फिर ख़वातीन को देखा। इन ख़वातीन ने बेनज़ीर भुट्टो की भी याद ताज़ा की, इन ख़वातीन ने फ़ातिमा जिन्ना की भी याद ताज़ा की, इन ख़वातीन ने उन ख़वातीन की याद ताज़ा की जो मुज़ाहमत का इस्तारा बनकर रही हमेशा। तो बड़ा शानदार काम किया है, इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हर दिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं जी बातचीत करें, को मसला हल करें।
वरना उनको कॉल तो उनकी मौजूद है, वो फिर निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए, और उसमें लोग शहीद होंगे, दोनों तरफ के लोग शहीद होंगे। ये पहला मौका है कि जो मुजाहिरीन है वो कहते हैं बातचीत करनी है, और सिस्टम है वो कहता है जी बातचीत नहीं करनी, हमने तो जनाब इनको कुचलना है बुरी तरह, ये 4 बंदे तो हमने मार ही देने। यही हो रहा था तहरीक लब्बैक के साथ मुरीद के में। मेरे साथ वो लोग राब्ते में थे, मेरे पास उनकी ऑडियोज़ आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर सिग्नल बंद कर रहे थे तो वो ऑडियो पे पैगाम भेज रहे थे, थोड़े सिग्नल आते थे वो मेरे पास डिलीवर हो जाता था। वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करो, हम वापस जाना चाहते हैं, हमें वापस जाने दो। इन्होंने हमें घेर लिया, ये हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, ये हमें धकेल के यहाँ तक लाए हैं, हम तो बड़ी देर पहले वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पे खून की वो होली खेली गई, वो कत्लेआम हुआ जो छुपाया नहीं जा सकेगा। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ मुरीद के में क्या हुआ था। मैं उनका सख्त मुखालिफ था, मैं उनके जत्थों के हत्थे भी चढ़ा, मेरा उनके साथ पर्सनली झगड़ा हुआ, मेरे लोग ज़ख्मी हुए, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पे लड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि जो जुल्म और ज़्यादती आप लोगों ने उनके साथ की, ये तारीख़ का हिस्सा बनेगी, जो मुरीद के में कत्लेआम किया गया। उसके बाद जो रिजवी बरादरान के साथ आज किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी अमेरिका जो है वो वॉर एंड टेरर के खिलाफ जा रहा था, लेकिन ग्वांटानामो बे जो जेल थी या अबू गरीब जेल है, उसको कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, उन मजालिम को कभी जस्टिफाई कोई कर नहीं पाया। तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं हैरान हो रहा था शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख के, ये शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट तो चेक करें। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का तशद्दुद के शिकार अफराद की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम। यार वैसे शर्म भी नहीं आती इनको स्टेटमेंट देते हुए। जितना तशद्दुद शहबाज शरीफ ने करवा दिया, इमरान खान की आंख ज़ाया करवा दी। मैं ज़ाती तौर पर, ये वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ, जब मुझे उठा लिया था आसिम मुनीर रजीम ने, मुझे ISI ने उठा के वो टॉर्चर किया, आप सोच नहीं सकते। रोज़ाना वहाँ पे लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया जाता था, चीखों की आवाज़ें आसमान तक जाती थी। वहाँ पे इतना बदतरीन तशद्दुद होता था ISI के हुकूमत खाने में। ये शहबाज शरीफ को शर्म भी नहीं आती। बदतरीन टॉर्चर हमने देखा यहाँ पे, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया गया, मर्दों के ऊपर टॉर्चर किया गया, घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। 4 मरतबा ये कत्लेआम कर चुके हैं पाकिस्तानियों को, और कितने टिले मुँह के साथ ये दुनिया को कह रहे हैं जनाब हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। जितना तशद्दुद आपने पाकिस्तानियों पे किया ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इतने आंसू गैस की शेल पाकिस्तान में सालों में नहीं चलते थे जितने आपने एक एक इवेंट पे चला दिए हैं। बदतरीन पुरतशद्दुद हुकूमत है आपकी, और आप टिले मुँह के साथ जो है वो आलमी इदारों को कह रहे हैं जनाब हम साथ खड़े हैं, तशद्दुद के अफराद के साथ यकजहती करेंगे। तो करो यकजहती। मैं तो थाने में FIR देकर आया था, जाकर मैं एप्लीकेशन लेकर गया था, मेरी तो FIR भी दर्ज नहीं हुई। कहाँ पे आप साथ खड़े हैं? ना आपकी अदलिया खड़ी है, ना आप खड़े हैं, ना आपका पार्लिमान खड़ा है, कोई नहीं खड़ा तशद्दुद के खिलाफ। लोगों को तशद्दुद कर करके ज़हनी मरीज बना दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज तशद्दुद के बारे में ये बात करते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? एक नया चूरन भी आया नाज़रीन मार्केट में, आपको मिलेगा ना आने वाले दिनों में। ये शो किया जाएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई इसराइल के साथ जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये एक नूरा कुश्ती आपको दिखाई जाएगी कि इसराइल आसिम मुनीर साहब के बहुत खिलाफ हो गया। हालांकि इसराइल आसिम मुनीर साहब जैसा उनको दोबारा कोई हुक्मरान नहीं मिलना, ना माजी में मिला। मैं कहता हूं ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आपने फ़लस्तीन का झंडा उठाया और आप गिरफ्तार हो गए और आप पे टॉर्चर हो गया, बल्कि कत्ल भी हो गए। पहली मरतबा ऐसे हुआ कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले और लाशें लेके आप घरों को वापस गए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये एक ही मरतबा हुआ, और ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। अब चूरन ये है नाजरीन अगला कि ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ये मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाने वाले हैं। इनके पास बहुत सारे मिसाइल हैं, इनके पास बहुत सारी एयरफोर्स है, इनके पास बहुत सारी फ़ौज है, और एक ये मुस्लिम उम्मा की ताकतवर फ़ौज खड़ी। ऐसा नहीं होना। लास्ट टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी कोशिश की थी, देखे उन सारों के साथ क्या हुआ। चाहे वो कज़ाफ़ी है, चाहे शाह फैसल है, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो है, क्या हुआ उनके साथ। फिर इमरान खान ने कोशिश की कि चलो मीडिया ही अपना बना लें, प्रोपेगेंडा वॉर की इस जंग के अंदर हम अपना मीडिया बना लें। तो इमरान खान के साथ क्या हुआ? ये कहानियाँ हैं। सिर्फ एक दफ़ा मुसलमान ममालिक को और जहादियों को इकट्ठा किया गया था जब रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका को ज़रूरत थी, उसके अलावा नहीं। आप यहाँ पे एक दिफाई इत्तेहाद बनाएंगे, सारे
हथियार इकट्ठे करेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, तो लड़ेंगे किसके साथ? इसराइल के साथ लड़ेंगे। तो अमेरिका आपको कहेगा जनाब आओ लड़ लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ये तो कहानियाँ हैं। और चाइना कहाँ बेचेगा अपना हथियार? अमेरिका कहाँ बेचेगा अपने हथियार? यूरोप कहाँ बेचेगा अपने हथियार? ये इतने आराम से नहीं होना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ईरान को जब अपने मफादात मिलेंगे तो ईरान अपने मफादात के साथ जाएगा। सऊदी अरब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो अपने मफादात के साथ जाएगा। पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो पाकिस्तान के नहीं, अपने मफादात के साथ जाएंगे। इसी तरह हर मुल्क अपने अपने मफाद देखता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क का नहीं, अपना मफाद देखती है। ये भी एक फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन सब अपना अपना मफाद लेंगे। ये उम्मत मुस्लिमा सब इकट्ठे हो जाए, एक फोर्स बन जाए, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए, ये अब ऐसे नहीं है। ये कुछ अर्सा पहले आसिम मुनीर साहब ने बड़े बड़े दावे किए कि गल्फ ममालिक से बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारियाँ आ रही हैं, तो इन्होंने जाके बातचीत की, उन्होंने कहा जी ले आए अपनी टेक्निकल टीम। तो पाकिस्तान से इन्होंने कुछ बंदे भिजवाए टेक्निकल टीम, उन्होंने आगे से जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं वो इनके सामने बिठा दिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हायर किए हुए थे। उन्होंने कहा लाएं जी कोई प्रपोजल दें, प्रपोजल था ही कोई नहीं। वो कहते हैं जनाब आप हमें ये प्रपोजल दे दें, कोई चीज़ तो बताएं हमें जो हम बनाएं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम सरमायाकारी लेकर आए, हमें प्रपोजल तो दें, आप बताएं, कोई डाटा तो हमारे सामने रखें, क्या चीज़ बनानी है, क्यों बनानी है, उसकी डिमांड कितनी है और उसकी वजह क्या है और आपकी मार्केट क्या कहती। कुछ भी नहीं, टके का काम इन्होंने नहीं किया। काम इन्होंने करना नहीं है, सरमायाकारी इन्होंने पाकिस्तान में लानी है। जो सरमायाकारी लेकर आता है वो ऐसे नहीं आ जाता मुंह उठा के, वो खुद ही आएगा, स्टडी करेगा, खुद ही सारा देखेगा। नहीं, आपने स्टडी की होती है, आपने आलमी इदारों को इन्वॉल्व किया हुआ होता है, आप उनके सामने प्लेट में रखते हैं जनाब ये सरमायाकारी का मौका है, आकर आप कर लें, ऐसे होता है। इधर एक बंदा सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनको लेकर आए, यहाँ ब्यूरोक्रेट और कोई फौजी साथ थे, ये लेकर गए, उन्होंने जाके इस्लामाबाद में एक प्लॉट दिखाया, बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत कीमती जगह पे। उन्होंने कहा जनाब ये प्लॉट है, इसके ऊपर आप ना 7 स्टार होटल बना लें, तो ये प्लॉट हम आपको मुफ्त दे देंगे, आप इसके ऊपर 7 स्टार होटल बना लें। वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार जितना पैसा हमने लगाना है उसका 10% में हम ये प्लॉट भी खरीद लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ज़मीन मुफ्त दे के हमारे पे एहसान ना चढ़ाओ। भाई जितना हमने इसके ऊपर पैसा लगाना है उसके 10% कीमत की भी ये ज़मीन नहीं है। जब हमने इतना पैसा तुम्हारे मुल्क पे लगाना है तो ज़मीन का पैसा भी हम दे देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें ये बताओ कि यहाँ बनाएं तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, कोई रिपोर्ट तो दो हमें। इनके पास टके की तैयारी नहीं थी, वो भी वापस चले गए। तो ये नादरीन इस तरह सरमायाकारी नहीं आती, इसके लिए आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी और ये चूरन आपको बेचा जाएगा आने वाले दिनों में नया इत्तेहाद। कोई चक्कर नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।